नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे और साथ ही साथ अपनी नोट्स भी बनाते रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में। उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में यदि आप देखें तो उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास के बारे में आपको बताऊंगा और साथ ही साथ मध्यकालीन भारत के बारे में बताऊंगा या मध्यकालीन भारत उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में बताऊंगा और आधुनिक काल के बारे में भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। दोस्तों, आप लोगों को क्या करना है, पूरी वीडियो को अच्छे तरीके से देखना है और साथ ही साथ अगर हो सके तो नोट्स भी आप बनाते चलिए। अगर आप देखें तो हमने यूपी स्पेशल से जितनी भी टॉपिक थे वे सारी टॉपिक को कवर कर दिया है और साथ ही साथ हमने प्लेलिस्ट भी तैयार कर दिया है। जिन लोगों ने अभी तक प्लेलिस्ट में से जाकर वीडियो को नहीं देखा या वीडियोज को नहीं देखा हुआ है, वे लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को देखने के बाद जरूर एक एक सीरीज को अच्छे तरीके से देख लेंगे या एक एक क्लास को फॉलो कर लेंगे। मैं गारंटी लेता हूं कि उनके एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे, क्योंकि यूपी स्पेशल जितना बेहतर तरीके से मैंने कवर कर दिया है, ये मान के चले पूरे यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे तो इस तरह से कोई नहीं कवर किया होगा। ठीक है, तो हमने पूरी चीजें बहुत अच्छे तरीके से कवर कर दिया है। जो चीजें बची हुई हैं बहुत जल्द ही मैं आप लोगों के साथ साझा कर दूंगा, तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करिए। चलिए आइए अब प्रारंभ करते हैं, बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए सीधा आते हैं अपने टॉपिक पर। जैसा कि बात करते हैं, आज हम जानने वाले हैं उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में। देखिए, उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य मेरठ और सहारनपुर से प्राप्त हुए हैं। तो ताम्र पाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो मेरठ और सहारनपुर से प्राप्त हुए हैं। तो इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा। देखिए, आप तो जानते ही हैं कि भारत की सबसे पुरानी सभ्यता या सबसे प्राचीन सभ्यता की बात करते हैं तो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता की बात करते हैं, सबसे प्राचीन सभ्यता की बात करते हैं तो सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है बताइए आप लोग? भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो आप तो जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो ये भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। और इतना ही नहीं बल्कि भारत की नगरीय सभ्यता के रूप में यदि आप देखें तो भारत की पहली नगरीय सभ्यता या पहली शहरी सभ्यता है दोस्तों, कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने क्या किया था, सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग करना सीख गए थे या जान गए थे? तो ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सबसे पहली धातु के बारे में जो पूछा था, सबसे पहली धातु की बात करते हैं तो सबसे पहली धातु थी दोस्तों, वो थी तांबा की बात करते हैं। तो तांबा की बात करते हैं। इससे पहले क्या था? इससे पहले तांबे से पहले की बात करते हैं तो ये लोग क्या कर रहे थे, पाषाण यानी कि पत्थरों के उपकरण वगैरह बनाते थे या कह सकते हैं पत्थरों का यूज किया करते थे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर इन्हें कुछ भी करना होता था, शिकार वगैरह की बात करते हैं तो ये लोग क्या करते थे, पत्थरों का इस्तेमाल करके शिकार करते थे या पत्थरों से औजार बनाकर शिकार वगैरह करते थे। तो उसी क्रम में क्या होता है कि सबसे पहले एक कौन सी धातु की खोज करते हैं? तो धातु में यदि आप देखेंगे तो तांबा धातु की खोज एक करते हैं। और साथ ही साथ क्या होता है, तांबे के साथ साथ यदि आप देखें, तांबे के साथ साथ यदि आप देखें तो पाषाण की बात करते हैं। तो यानी कि पाषाण मतलब पत्थर का भी यूज करते रहते हैं। तो फिर इस समय को क्या कहा गया? इस समय को कहा गया जब तांबा और साथ ही साथ पाषाण यानी पत्थरों का भी यूज कर रहे थे या इसके भी उपकरण वगैरह बना रहे थे, तो इस समय को क्या कहा गया है? ताम्र पाषाण कालीन कहा गया है। क्या कहा गया है? तो ताम्र पाषाण कालीन की बात करते हैं। तो ताम्र पाषाण कालीन की बात करते हैं तो अगर आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि ताम्र पाषाण कालीन से तात्पर्य क्या हो जाता है, तो आप बताइएगा तांबा प्लस क्या होता है, एक तरह से पाषाण का ये लोग यूज करते थे। यहां पर एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, और एक दूसरी धातु ये लोग क्या करते थे, आयात करते थे। देखिए, एक तो तांबा धातु का यूज करते थे, तांबा के साथ साथ जब इन्हें टिन की जानकारी होती है तो दूसरी धातु कौन सी होती है दोस्तों? तो टिन की बात करते हैं। टिन की बात करते हैं तो तांबा और टिन को मिलाकर एक नई धातु विकसित कर लेते हैं। तो तांबा और टिन को मिलाकर क्या करते हैं, एक नई धातु विकसित करते हैं। और वो नई धातु कौन सी होती है दोस्तों? कांसा की बात करते हैं। जब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या करते हैं कि
कि कांसा जैसे धातु का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, तब इस सभ्यता को क्या कहा जाने लगता है? तो इस सभ्यता को कहा जाने लगता है कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाने लगता है। क्या कहा जाने लगता है? तो इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जब मानव ने क्या किया, या कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने क्या किया, पहली धातु का प्रयोग करना सीख गए थे तांबा, और साथ ही साथ पाषाण यानी पत्थर का यूज पहले से ही ये जानते थे। और जब दोनों का साथ प्रयोग कर रहे थे, कहीं ना कहीं जहां पर तांबे की यूज होता था तांबा, और जहां पर पत्थर या पाषाण का यूज करना होता था तो पाषाण का यूज करते थे। जब इन दोनों का यूज करना शुरू कर दिए थे तो फिर क्या कहा जाने लगा? ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति कहा गया, या कह सकते हैं एक तरह से ताम्र पाषाण काल कहा गया। दूसरी बात करते हैं, तांबा के बाद क्या हुआ कि एक और धातु इनको मिल जाती है, और वो नई धातु कौन सी होती है? टिन की बात करते हैं, जिसे दूसरी सभ्यता से ये लोग क्या करते हैं? आयात करते हैं। तो तांबा और टिन मिलाकर क्या होता है? एक नई धातु विकसित कर लेते हैं, और वो नई धातु कौन सी होती है दोस्तों? तो नई धातु होती है कांसा। तो कांसा का जब यूज करने लगे तो फिर क्या कहा जाने लगा? तो फिर कहा जाने लगा दोस्तों कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाने लगा, या कांस्य युगीन संस्कृति कहा जाने लगा। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखिएगा। और यहां पर यदि आप हमारे पीडीएफ में देखें तो फिर यहां पर कहा गया है कि उत्तर प्रदेश, देखिए आज हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में, ठीक है, जो कि भारत के इतिहास से ही रिलेटेड है, उत्तर प्रदेश का भी इतिहास, क्योंकि भारत में ही अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश भी आता है। ठीक है, तो यहां पर एक कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाणी की बात करते हैं, तो इस संस्कृत के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो मेरठ की बात करते हैं और सहारनपुर की बात करते हैं। ठीक है, तो मेरठ और सहारनपुर जो है उत्तर प्रदेश के दोनों ही जिले हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगले पॉइंट के बारे में। तो अगला पॉइंट क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश में पूरा पाषाणकालीन सभ्यता के साक्ष्य जो है इलाहाबाद के बेलन घाटी से, तुरंत इसको अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि उत्तर प्रदेश में पूरा पाषाणकालीन सभ्यता की बात करते हैं तो इसके साक्ष्य इलाहाबाद के बेलन घाटी से, और सोनभद्र के सिंगरौली घाटी से, और साथ ही साथ यदि आप देखें तो चंदौली के चकिया नामक पुरा स्थलों से प्राप्त हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में पूरा पाषाणकालीन संस्कृति से संबंधित साक्ष्य कहां पर मिले हैं? अगर आपकी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में पूरा पाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य कहां से मिले हैं, ठीक है, या इस सभ्यता के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो आप बताएंगे एक तरह से आप बताएंगे इलाहाबाद के बेलन घाटी के बारे में बताएंगे, सोनभद्र के सिंगरौली घाटी के बारे में बताएंगे, और चंदौली के चकिया के बारे में आप बताएंगे कि इन्हीं पूरा स्थलों से यदि आप देखें तो एक तरह से पूरा पाषाणकालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हुए हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, बेलन घाटी के पुरा स्थलों की खोज और खुदाई की बात करते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर थे जी.आर. शर्मा के निर्देशन में कराई गई थी, या इन्होंने एक तरह से डायरेक्ट किया था उसकी खुदाई के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, बेलन नदी घाटी के पूरा स्थलों की बात करते हैं तो इसकी खोज या खुदाई के बारे में बात करते हैं तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर थे जी.आर. शर्मा की बात करते हैं तो इनके निर्देशन में ही इसकी खुदाई वगैरह की गई थी या खोज वगैरह की गई थी। तो सबसे पहले हमने जाना उत्तर प्रदेश के बारे में कि उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो मेरठ और सहारनपुर के बारे में हमने आपको बताया। फिर उसके बाद हमने आपको बताया कि पूरा पाषाणकालीन सभ्यता के साक्ष्य कहां से मिले हैं, इलाहाबाद के बेलन घाटी के बारे में हमने आपको बताया, सोनभद्र के सिंगरौली घाटी के बारे में हमने आपको बताया, और चंदौली के चकिया के बारे में हमने आपको बताया कि इन पूरा स्थलों से अगर आप देखें तो पूरा पाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। इतना ही नहीं बल्कि हमने आपको ये भी बताया है कि बेलन नदी घाटी के पूरा स्थलों की जो खोज की गई है और खुदाई की गई है वो इलाहाबाद के विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जो है जी.आर. शर्मा के निर्देशन में कराई गई है। चलिए अब आइए हम बात कर लेते हैं इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। अगर आप लोगों को सारी बातें समझ में आ रही हैं तो आप लोग क्या करते चलिए, लाइक करते चलिए और सब्सक्राइब भी करते चलिए। अगर आपको कोई बातें समझ में नहीं आती हैं तो जाते जाते कमेंट करके आप जरूर जाया करें, ठीक है, और थोड़ी देर वेट कर लिया करें, कमेंट के चेक कर लिया करें, मैं कमेंट में ही जवाब दे देता हूं, बाकी उसकी वीडियो भी मैं आपको बनाकर दे दिया करूंगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, बेलन घाटी के लोहदा नाला नामक पूरा स्थल से क्या है, पाषाण उपकरणों के साथ साथ देखिए यहां से
पाषाण उपकरण मिले हैं और साथ ही साथ यदि आप देखें तो एक अस्थि निर्मित, मतलब अस्थि का मतलब हो जाता है हड्डियां, ठीक है, तो हड्डियों से निर्मित या हड्डी से निर्मित क्या है, मातृ देवी की मूर्ति मिली हुई है। तो बेलन घाटी के लोहदा नाला, ये नाम यह ध्यान रखिएगा, बेलन घाटी के लोहदा नाला की बात करते हैं तो इस पुरा स्थल से अगर आप देखें तो पाषाण के उपकरण मिले हैं, यानी कि कह सकते हैं पत्थरों के उपकरण मिले हैं और साथ ही साथ यदि आप देखेंगे तो एक अस्थि से निर्मित यानी कि एक हड्डी से बनाई गई क्या है कि मातृ देवी की मूर्ति मिली हुई है या मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं। ये लोहदा नाला की बात करते हैं, पूछा जाता है कि ये कहां पर किस घाटी के किनारे है, तो ध्यान रखिएगा बेलन घाटी के किनारे है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, मध्य पाषाण कालीन की बात करते हैं। तो मध्य पाषाण कालीन की बात करते हैं, मानव अस्थि पंजर के कुछ अवशेष जो हैं प्रतापगढ़ के सराय नहर तथा मैदहा नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो अगर आपकी एग्जामिनेशन में प्रश्न यहां से बन जाए कि महोदय ये बता दीजिए कि मध्य पाषाण कालीन की बात करते हैं तो यहां से क्या मिले हैं, तो ध्यान रखिएगा मध्य पाषाण कालीन के बारे में बात करते हैं तो मानव अस्थि पंजर के कुछ अवशेष कहां से मिले हैं, तो प्रतापगढ़ के सराय नहर से और मैदहा से प्राप्त हुए हैं। तो यहां पर सबसे पहले हमने क्या जाना, सबसे पहले हमने यहां पर जाना दोस्तों कि बेलन घाटी के लोहदा नाला नामक पूरा स्थल से पाषाण के उपकरण मिले हैं, यानी कि कह सकते हैं कि टूल्स मिले हैं और साथ ही साथ एक हड्डी से बनी हुई मातृ देवी की मूर्ति मिली हुई है। फिर हमने आपको बताया कि मध्य पाषाण कालीन के बारे में बात कर लेते हैं तो मानव अस्थि पंजर के कुछ अवशेष यानी कि कुछ एविडेंस मिले हैं, ठीक है, कुछ अवशेष मिले हुए हैं, एविडेंस मिले हुए हैं और वो कहां से मिले हैं, प्रतापगढ़ के सराय नहर से और मैदहा नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब नवीनतम खोजों के आधार पर यदि हम देखें तो भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य वाला जो स्थल है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिला में स्थित एक जगह है, वो है लहुरा देव। तो लहुरा देव को आप ध्यान रखिएगा कि अगर भारत के भी संदर्भ में पूछा जाए, उत्तर प्रदेश के ही संदर्भ में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारत के भी संदर्भ में पूछा जाता है कि कृषि के अगर साक्ष्य के बारे में पूछा जाता है तो कहां से जानकारी मिलती है, तो उत्तर प्रदेश का एक जिला है संत कबीर नगर और यहाँ पर एक स्थान है वो है लहुरा देव की बात करते हैं। यहाँ पर कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो अगर आपकी एग्जामिनेशन में प्रश्न बन जाए कि महोदय हमें ये बता दीजिए कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हुए हैं, तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले की बात करते हैं और लहुरा देव आप बता देंगे कि लहुरा देव उसी जिले में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है भारत के संदर्भ में आप बताइए तो आप उत्तर प्रदेश बता देंगे। अगर आपसे पूछा जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर कहां मिला हुआ है तो आप संत कबीर नगर बता देंगे। अगर जिला पूछा तो जिला आप बता दीजिए। अगर जगह का नाम पूछा जाएगा तो आप जगह का नाम क्या बताएंगे, प्लेस का नेम आप बताएंगे लहुरा देव। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा लहुरा देव का स्थान का नेम याद रखिएगा। यहां से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो ये बातें भूलिएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहां से 8000 से लेकर 9000 बीसी के मध्य चावल के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो यहां से यदि आप देखें तो 8000 से लेकर 9000 बीसी के मध्य चावल के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। साक्ष्य का मतलब हो जाता है एविडेंस की बात करते हैं, तो यहां से ये भी प्राप्त हुए हैं। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस बात को समझिएगा। देखिए कहा जा रहा है कि मिर्जापुर, सोनभद्र, बुंदेलखंड और प्रतापगढ़ की बात करते हैं तो प्रतापगढ़ के सराय नहर की बात करते हैं तो यहां से उत्खनन में नव पाषाण काल के औजार और हथियार मिले हुए हैं। तो नव पाषाण काल के हथियार कहां से मिले हैं, औजार और हथियार कहां से मिले हैं, तो ध्यान रखेंगे आप मिर्जापुर की बात करते हैं, सोनभद्र की बात करते हैं, बुंदेलखंड की बात करते हैं और प्रतापगढ़ के सराय नहर की बात करते हैं। तो यहां से क्या मिला हुआ है एक तरह से, तो यहां से यदि आप देखें या यहां से क्या मिले हुए हैं, तो औजार और हथियार मिले हैं। तो यहां से हमने किन किन बातों को समझा, तो सबसे पहले हमने जाना कि एक तरह से प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव एक स्थान है, यहां से क्या मिला हुआ है,
कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिला हुआ है। तो सबसे पहली बात तो हमने ये जान लिया, और साथ ही साथ चावल के भी यहाँ से साक्ष्य मिले हैं, ये भी हमने जान लिया। और इतना ही नहीं, हमने ये भी जाना कि इन सभी क्षेत्रों से यदि आप देखें तो हमें क्या प्राप्त हुआ है, तो औजार और हथियार प्राप्त हुआ है, या औजार और हथियार मिले हुए हैं। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। देखिए, ये उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास है। ये है उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास, जिसको समझने में थोड़ा से आपको असहजता हो रही होगी, लेकिन हाँ, मैं जानता हूं कि ये जो असहजता है बहुत जल्द ही आप बिल्कुल सहज हो जाएंगे, तब जब मैं भारत के इतिहास को अच्छे से आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है। लेकिन अभी आप क्या करिए, जो मैं पढ़ा रहा हूं इसको पूरा अच्छे से देखते चलिए और समझते चलिए। जब मैं भारत के इतिहास को आपको पढ़ाऊंगा तो उत्तर प्रदेश से संबंधित जो अन्य बातें हैं वहीं पर मैं आपको रिकॉल कराते चलूंगा, ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाएं। जो आज मैं बता रहा हूं उस समय भी यहाँ की बातें वहां आपको इंटरलेट करके बता दूंगा, ताकि आपको कहीं से कहीं तक कोई कंफ्यूजन ना रहे। चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आलमगीरपुर की बात करते हैं। तो ये आलमगीरपुर कहाँ है, तो पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि हड़प्पा सभ्यता की सीमाओं के बारे में, या कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता जो है या सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो इसके विस्तार के बारे में, कि कहां तक यह सभ्यता फैली हुई थी, यानी कि किन किन क्षेत्रों तक यदि आप देखें तो यह सभ्यता फैली हुई थी। सबसे पहली बात कर लेते हैं दोस्तों, यहां पर उत्तर की बात करते हैं, नॉर्थ साइड में यदि आप देखते हैं तो जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, तो जम्मू कश्मीर के मांडा की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में एक जगह है मांडा, तो यहाँ पर भी यह सभ्यता फैली हुई थी, यानी कि इस क्षेत्र तक भी फैली हुई थी। और उसके बाद अगर आप दक्षिणी छोर पर देखते हैं तो दक्षिणी छोर पर आप देखते हैं तो दैमाबाद की बात करते हैं, और दैमाबाद की बात करते हैं तो महाराष्ट्र की बात करते हैं। तो जो दैमाबाद है महाराष्ट्र में, यहाँ तक भी यह सभ्यता फैली हुई थी। फिर उसके बाद पूर्वी क्षेत्र में यदि आप देखते हैं तो आलमगीरपुर की बात करते हैं, तो आलमगीरपुर कहाँ है, तो मेरठ में है, तो यहां तक भी यह सभ्यता फैली हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, पश्चिमी क्षेत्र की बात करते हैं, तो पश्चिमी सीमा की बात करते हैं, तो सुत कांगे डोर जो कि बलूचिस्तान में है, और बलूचिस्तान कहाँ है, पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान का एक क्षेत्र है, यहां तक यह सभ्यता फैली हुई है। तो अगर आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न नहीं बन जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां से लेकर कहां तक था, तो ये आप चारों जगहों का नेम याद रखिएगा। आपके एग्जामिनेशन में अगर पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा, या पूछा जाए तो आप बता देना। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखिएगा। आइए हम फिर से एक बार समझते हैं उन चीजों को। तो आलमगीरपुर से क्या हड़प्पा कालीन वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, तो हड़प्पा काल की जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं कहां से प्राप्त हुई हैं, तो आलमगीरपुर से। याद करिए, हमने आपको बताया ही आलमगीरपुर कहां पर है, तो आलमगीरपुर की बात करते हैं तो ये मेरठ में है, और यह हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी विस्तार को प्रकट करता है। यहां से कपास उगाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो सबसे मेन बातें आपको ध्यान रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में पूछा जाता है तो आपको बताना है कि कपास की खेती के बारे में सबसे पहले जो जानकारी मिलती है वो सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती है। अगर आपसे पूछा जाता है प्रदेश से संबंधित तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश के बारे में, और उत्तर प्रदेश का वो जगह आप बताएंगे मेरठ की बात करते हैं, जहां पर कपास उगाए जाने के साक्ष्य मिले हुए हैं। तो कपास उगाए जाने के साक्ष्य सबसे पहले कहां से मिले हुए हैं, तो कपास उगाए जाने के साक्ष्य सबसे पहले मिले हुए हैं आलमगीरपुर की बात करते हैं, जो कि मेरठ में है। ठीक है, ये बातें आप ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, तो मैं लिखते चल रहा हूं जो चीजें आपके एग्जाम में बन जाएगा, यानी कि जहां से क्वेश्चन बन जाएगा। अब हम बात करेंगे, देखिए दरअसल क्या होता है, आगे चलकर सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो जाता है, फिर क्या होता है, वैदिक कल्चर आता है, और वैदिक कल्चर के बाद क्या होता है कि धीरे धीरे, देखिए वैदिक काल की बात करते हैं, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूं। वैदिक काल जो होता है ये दो भागों में बढ़ जाता है, एक तो ऋग वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल, देखिए ऋग वैदिक काल में तो सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छे से चलती रहती हैं, लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या होता है, थोड़ा सा व्यवस्थाओं में परिवर्तन होता है। और धीरे धीरे क्या होता है कि पहले देखिए जो ऋग वैदिक काल में क्या था, राजा का जो पद हुआ करता था वो जनता के द्वारा चुना जाता था। सभा, समिति और विदक की बात करते हैं तो ये सारी चीजें संस्थाएं हुआ करती थी,
जो राजा को अपॉइंट करने में मुख्य भूमिका निभाती हैं। लेकिन अगर आप देखें उत्तर वैदिक काल में क्या होता है, राजा का जो पद होता है वो वंशानुगत हो जाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि धीरे धीरे क्या होता है, वैदिक काल के बाद क्या होता है, छोटे छोटे राज्यों का उदय होना शुरू हो जाता है। और जिसके अंतर्गत यदि आप देखते हैं तो 16 महाजनपदों का निर्माण हो जाता है, यानी कि छोटे छोटे राज्यों के तौर पर यदि आप देखें तो 16 महाजनपदों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ये जब मैं भारत के इतिहास को पढ़ाऊंगा तो वहां आपको समझाऊंगा, लेकिन हाँ यहाँ पर जो चीजें हो पा रही है वो मैं उतना समझा दे रहा हूं, क्योंकि अगर मैंने भारत के इतिहास को समझाना शुरू कर दिया तो समझ लीजिए ये उत्तर प्रदेश की क्लास खत्म ही नहीं होगी, बल्कि भारत के इतिहास को ही हमें पढ़ाते रह जाना पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं ज्यादा चीजें आपको नहीं बता रहा हूं, हाँ एक थोड़ी बातें जितनी है वो मैं बता दे रहा हूं। तो 16 महाजनपदों की बात करते हैं, तो अगर आप देखें तो 16 महाजनपद है, और जिनमें से 8 महाजनपद जो है मध्य देश यानी कि आधुनिक उत्तर प्रदेश में ही स्थित थे। तो 16 महाजनपदों में से यदि आप देखें तो 8 ऐसे जनपद थे, वे कहां पर स्थित थे, तो हमारे उत्तर प्रदेश में ही स्थित थे, जिनके अंतर्गत यदि आप देखें तो एक तो कुरु की बात की जाती है, दूसरी बात करते हैं पंचाल की बात करते हैं, तीसरी बात करते हैं दोस्तों काशी की बात करते हैं, चौथी बात करते हैं कौशल की बात करते हैं, फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो सूरसेन, फिर चेदी, फिर वत्स, फिर मल्ली की बात करते हैं, मल्ला की बात करते हैं। तो ये 16 महाजनपद की मल्ल की बात करते हैं, सॉरी मल्ल की बात करते हैं। तो ये 16 महाजनपदों में से 8 ऐसे महाजनपद हैं, सॉरी हाँ 8 ऐसे जनपद या महाजनपद हैं जो कि उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। आपके एग्जामिनेशन में जनपदों से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, आपको इन जनपदों को याद रखना होगा, भूलना नहीं होगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं, राजधानियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको इन सभी के राजधानियां भी आगे बता दूंगा, लेकिन तब जब मैं भारत के इतिहास को पढ़ाऊंगा तब, लेकिन अभी आप इन 8 महाजनपदों के बारे में याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, कुशीनगर की बात करते हैं। ये वही कुशीनगर है जहां पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है। तो कुशीनगर के बारे में बताया जाता है, तो कुशीनगर पर हुड़ों के आक्रमण के भी साक्ष्य मिले हैं। तो भारत में जब हुड़ों का आक्रमण हुआ था तो उत्तर प्रदेश का एक जिला है वो है कुशीनगर की बात करते हैं, जहां पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। देखिए गौतम बुद्ध के बारे में तो आप जानते ही हैं, जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध जी थे, और उन्होंने क्या किया था, 29 वर्ष की अवस्था में अपने घर को त्याग कर दिया था। तब बौद्ध ग्रंथ के अनुसार उसे क्या कहा गया था, उस घटना को महाभिनिष्क्रमण काल कहा गया था। जब क्या हुआ था, वे ज्ञान की प्राप्ति के लिए बोध गया चले गए थे, और उसके बाद जब वापस आते हैं वाराणसी यानी कि सारनाथ में जब आते हैं तो 5 ब्राह्मणों को उपदेश देते हैं। तब उस काल को क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। जब गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है कुशीनगर में, जब गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है कुशीनगर में ना, तो उस काल को क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण काल कहा जाता है। तो ये बातें यहाँ पर लिखी भी हुई हैं कि कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, यानी कि इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये बातें आप ध्यान ही रखेंगे, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो कुशीनगर पर हुड़ों के आक्रमण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चलिए अब आइए बात कर लेते हैं इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। अब हम बात करते हैं, देखिए चंद्रगुप्त के मौर्य के बारे में तो आप जानते ही होंगे। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, मौर्य वंश के संस्थापक थे, जिन्होंने क्या किया था, धनानंद को हराकर, आचार्य चाणक्य की सहायता से धनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना किए थे। और मौर्य वंश के वे महान शासक के रूप में यदि आप देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य ही थे। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद क्या होता है, उनका पुत्र बिंदुसार शासक बनता है मौर्य वंश का, और उसके बाद बिंदुसार का पुत्र जो अशोक होते हैं वे क्या होते हैं, मगध के राजा बनते हैं। तो यहां पर उनसे रिलेटेड मैं आपको बातें बताने चल रहा हूं। जैसे कि बात करते हैं, अशोक का जो 14वां शिलालेख था वो कालसी यानी कि वर्तमान उत्तराखंड की बात करते हैं तो यहां पर मिला हुआ है। तो पहले उत्तराखंड भी क्या था, उत्तर प्रदेश में ही था, और 9 नवंबर सन 2000 में क्या होता है, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो जाता है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश के इतिहास में ये बातें लिखी गई हैं कि अशोक का जो 14वां शिलालेख होता है, कालसी की बात करते हैं तो ये उत्तराखंड में मिला हुआ है, और उस समय के उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में मिला हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, गौतम बुद्ध का जो अधिकांश जीवन है
वो उत्तर प्रदेश में बीता हुआ है। तो आपकी एग्जामिनेशन में यहां से प्रश्न बन सकता है कि गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा अपना जीवन या अपना समय कहां पर व्यतीत किया था या किए थे, तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गौतम बुद्ध जी ने क्या किया था, अपना समय व्यतीत किया था। और एक और बात यदि मैं आपको बताऊं कि सबसे ज्यादा इन्होंने ज्ञान का प्रचार प्रसार कहां पर किया था, तो उत्तर प्रदेश का ही एक जिला है, वो है श्रावस्ती की बात करते हैं। तो श्रावस्ती में इन्होंने क्या किया था, सबसे ज्यादा ज्ञान का अपने प्रचार प्रसार किया था। तो सबसे ज्यादा उपदेश कहां पर दिए थे इन्होंने, तो सबसे ज्यादा इन्होंने उपदेश दिया था श्रावस्ती की बात करते हैं। और उत्तर प्रदेश में यदि आप देखें तो श्रावस्ती जो कि उत्तर प्रदेश में ही है, और यदि आप देखें तो सबसे ज्यादा उन्होंने उपदेश कहां पर दिया, श्रावस्ती में, बात याद रखिएगा। दूसरी बात करते हैं वर्षा के समय में सबसे ज्यादा समय यहां इन्होंने कहां पर बिताया था, कौशल राज्य में। आपके एग्जामिनेशन में 2 से 3 प्रश्न बन सकता है। एक तो पहला प्रश्न यही बन सकता है कि गौतम बुद्ध जी ने, अगर प्रदेश के संदर्भ में पूछा जाता है तो आप बताएं, अगर आपके एग्जाम में प्रदेश के संदर्भ में पूछा जाता है तो क्या बनेगा कि गौतम बुद्ध जी ने सबसे ज्यादा समय कहां पर व्यतीत किया था, तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश में। दूसरा प्रश्न आपसे बन जाता है कि सबसे ज्यादा उपदेश उन्होंने कहां दिया था, तो आप बताएंगे श्रावस्ती के बारे में बताएंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा वर्षा काल के समय में गौतम बुद्ध जी ने अपना समय कहां पर बिताया था, तब आप क्या बताएंगे, कौशल राज्य के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं सुक्तिमती की बात करते हैं। सुक्तिमती जो है चेदी महाजनपद की राजधानी थी। तो अगर आपकी एग्जामिनेशन में प्रश्न ये बन जाए कि चेदी महाजनपद की बात करते हैं, चेदी महाजनपद की बात करते हैं, तो इसकी राजधानी क्या थी, तो इसकी राजधानी थी सुक्तिमती। तो इसकी राजधानी क्या थी, तो इसकी राजधानी थी सुक्तिमती की बात करते हैं। तो आपके एग्जामिनेशन में यहां से भी प्रश्न बन जाता है। एक और खास बात मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश में एक जिला है, वो है अयोध्या, जहां पर भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई 22 जनवरी को। और इस अयोध्या के बारे में यदि हम आपको मैं बताऊं तो अयोध्या का एक और नाम था, जिन्हें आज बहुत सारे लोगों को पहली बार पता चलेगा कि अयोध्या का एक और नाम था, प्राचीन नाम, वो था अयाजसा की बात करते हैं। तो अयाजसा की बात करते हैं तो ये अयोध्या का एक और नाम था। तो अयोध्या की बात करते हैं तो अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था, तो अयोध्या का प्राचीन नाम था दोस्तों अयाजसा की बात करते हैं। आपकी एग्जामिनेशन में प्रश्न यहां से बन सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न बनने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और कब बढ़ती हैं, जब कोई चीजें चर्चा में बनी हो। चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक ने अयोध्या में एक स्तूप बनवाया था। तो आपकी एग्जामिनेशन में यहां से भी प्रश्न बन सकता है। वैसे अगर आप देखें तो आज की जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं बहुत ही कह सकते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि यहीं से प्रश्न हमारे एग्जाम में, आपके एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जैन ग्रंथों के अनुसार। देखिए बौद्ध धर्म के बाद क्या होता है, जैन धर्म आता है, ठीक है। तो जैन धर्म की बात करते हैं तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे वे थे ऋषभ देव की बात करते हैं, जो कि प्रथम तीर्थंकर भी माने जाते हैं। लेकिन वास्तविक तीर्थंकर की बात करते हैं, सॉरी वास्तविक जैन धर्म के संस्थापक की बात करते हैं तो महावीर स्वामी जी की बात की जाती है। तो ध्यान रखिएगा, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर या संस्थापक की बात करते हैं तो ऋषभ देव थे, और जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे, तो महावीर स्वामी थे। तो महावीर स्वामी जी के बारे में बात करते हैं तो आपकी एग्जामिनेशन में यहाँ इनके से कभी कभी प्रश्न बन जाता है। दूसरी बात करते हैं जैन धर्म से रिलेटेड यदि हम देखें तो कहा जा रहा है कि जैन ग्रंथों के अनुसार आदिनाथ सहित 5 जो तीर्थंकर थे उनका जन्म अयोध्या में ही हुआ था। तो आदिनाथ की बात करते हैं तो ये भी 24 तीर्थंकरों में से एक थे, और साथ ही साथ यदि आप देखें तो 4 अन्य तीर्थंकर जो थे जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में ही हुआ था। उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था, तो अयोध्या में हुआ था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब कन्नौज की बात करते हैं तो कन्नौज पर कब्जे के लिए गुर्जर प्रतिहारों और पालो और राष्ट्रकूटों के बीच में क्या हुआ था कि बीच में बार बार संघर्ष हुआ था। लंबे समय तक कन्नौज पर गुर्जर प्रतिहारों का शासन रहा है। तो ज्यादा लंबे समय तक, अब यहां से एक प्रश्न ये बन सकता है
कि लंबे समय तक शासन किसका रहा है कन्नौज पर, तो आप बताएंगे गुर्जर प्रतिहारों की बात करते हैं तो गुर्जर प्रतिहारों का एक तरह से शासन रहा है कहां पर, कन्नौज पर लंबे समय तक, यानी कि काफी ठीक ठाक समय तक की बात करते हैं तो इनका शासन रहा है। 1018 से लेकर 1019 की बात करते हैं तो महमूद गजनवी ने भी क्या किया था, कन्नौज पर आक्रमण किया था। आइए मैं आपको थोड़ा से महमूद गजनवी के बारे में बताता हूं। देखिए महमूद गजनवी के बारे में यदि हम बात करते हैं तो ये मध्यकालीन से संबंधित बातें आ जाती हैं। प्राचीन इतिहास के बारे में तो आप जान ही चुके हैं, प्राचीन इतिहास के बारे में हमने सारी इंफॉर्मेशन दे दिया उत्तर प्रदेश के। अब मैं आपको मध्यकालीन भारत के बारे में बताने जा रहा हूं और जिसमें मध्यकालीन भारत से संबंधित महमूद गजनवी ने भारत पर कब आक्रमण किया था इसके बारे में आपको बताने चल रहा हूं। तो पहले तो हम महमूद गजनवी के बारे में जान लेते हैं।